अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आप सबके। नीलम के मरकज़ का पार्ट 10 स्टार्ट करते हैं। हम अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताते चलें कि जामा में होने वाले पत्थराव फायरिंग के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार मारे गए। इसके अलावा 25 तलबा व तालबात ज़ख्मी हुए, जिन्हें बज़रिया एम्बुलेंस करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। अलबत्ता इस सोची समझी साजिश के मुतालिक ISPR और DG का कुछ सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मीडिया से गुफ्तगू पर इनकार। न्यूज़ एंकर बार बार यही न्यूज़ चलाई जा रही थी। अगर वो MS के सामने होती तो अब तक अपनी आखिरी सांसें ले चुकी होती। गुस्से से पागल होता। वो शीशे की मेज़ पर अपने बाजू से ज़रबे लगाता जा रहा था। खून रिसता जा रहा था। तुम्हारा भैया तुम्हारा बदला इन कातिलों से नहीं ले पा रहा। तुम्हारी बिलखती रूह को करार नहीं दे पाया। महनाज अज़दाक को शिकस्त दी गई है। हा हा हा, सुन रहे हो लोगों, MS को शिकस्त दी गई है। हा 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 हा, सुन रहे हो लोगों, MS को शिकस्त दी गई है। इतनी बुरी तरह इतनी चालें इकट्ठी पलटने वाला कौन है? तुम जो कोई भी हो, MS के दुश्मनों की फहरिस्त में तुम्हारा अव्वल नंबर है, अव्वल। वो सफ़ेद कसराती बाजू से बहते सुर्ख रंग के खून की नदी को देखकर बहके बहके लहजे में बोला। सर, इसकी पुश्त पर घबराई सी आवाज़ बेदार हुई। खून रंग आंखें लिए वो पलटा था। सामने फटे धूल से अटे कुर्ते और ज़ख्मी चेहरे के साथ खड़े ईगल को देखकर इसके जिस्म में खून के बजाय शरारे दौड़ने लगे। डैक कहाँ है? बेकरारी और बेताबी से MS इसकी जानिब बढ़ा था। ईगल का चेहरा जट पड़ गया, लब गोया सिल गए, बोलने से इनकार करने लगे। ईगल बेबस खड़ा रहा। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, डैक कहाँ है? मेरी कॉल पिक नहीं कर रहा। यू बास्टर्ड, टेल मी वेयर इज डैक? MS ने तैश में झंझोड़ते इसके ज़ख्मी चेहरे पर ही पंच रसीद किया था। ज़बरदस्त वार पर ईगल लड़खड़ा कर चंद कदम पीछे खिसक चुका था। डैक और शेरदिल मर गया। ईगल ने सही मायनों में MS पर बमबारी की थी। शट अप, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा अगर तुमने मज़ीद एक लफ्ज़ भी कहा तो। MS ने से गिरेबान से जकड़कर अपने मुकाबिल किया। कुर्ता चरर की आवाज़ पैदा करता मज़ीद उधड़ गया। सर, मेरा यकीन करें, वो दोनों बम चेक करने गए थे वहाँ। ईगल ने धीरे धीरे बोला। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुमने किया है, और कौन कर सकता है तुम्हारे अलावा? सब तुम ही जानते थे, नया बंदा भी तुम ही हो। बताओ मुझे, किसने भेजा है तुम्हें? कौन हो तुम? MS बोलता जा रहा था, मुक्कों की बरसात करता जा रहा था। ईगल गिर जाता, वो फिर इसे पकड़कर मुकाबिल करता और फिर एक जुमला बोलकर मुक्का रसीद करता। हम अगर गद्दार होता तो कभी अपनी इतनी मदद ना करता साहब। हम खुद ज़ख्मी हैं, हमको खुद इतना चोट आया है। ईगल रोहान सा होता अपनी सफाई पेश कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा यकीन कर लूँगा? खोलो इसे, खोलो, तुम्हारी ड्रामेबाजी अभी ख़त्म करता हूँ मैं। MS ने इसकी बाजू पर लपटी पट्टी खींचकर खोली। दर्द और कर्ब के मारे ईगल की चीख निकल गई। इसके शाने से नीचे बहुत ज़्यादा कट लगे थे। सीधे सीधे गोश्त उभरे दिख रहे थे। बहुत गहरा जख्म था। MS चंद पल को शुद्ध रह गया। सफ़ेद लंबी पट्टी दूर फेंकी और सोफे पर सर पकड़कर बैठ गया। कितने गार्ड्स सही और सालिम वापस आए हैं? काफ़ी देर बाद इसने मध्यम में दरियाफ़्त किया। तेरा? ईगल की आवाज़ भी हल्की थी। आउट। MS यूं ही सर थामे इसकी तरफ देखे बगैर सर्द आवाज़ में बोला। सर, हम। ईगल एक कदम आगे बढ़ा। आउट। MS ने धाड़ते हुए हाथ मारकर सोफे पर पड़े तमाम कुशन्स भी नीचे फेंक दिए। ईगल शिकस्ता कदमों से वापसी को मुड़ा। गुड़िया, उठो, शाबाश, मेडिसिन ले लो। साइका बेड पर चादर में लपटी वजूद के पास ही बैठ गई। हाथ में 2 सफ़ेद रंग की गोलियां थाम रखी थीं। गुड़िया, साइका ने चादर से बाहर झांकते इसके चेहरे पर से शहद रंग उलझे रेशम जैसे बालों को हटाया। पेशानी वाज़ेह हुई तो हाथ रख कर जांचा। हाय मेरे अल्लाह, इसका तो बुखार ही उतरने का नाम नहीं ले रहा। साइका ने तड़प कर हाथ उठाया था। इसे महसूस हुआ जैसे अनजाने में आतिश को छेड़ बैठी हो। इसी असना में दादो भी हाथ में तस्बीह थामे मुंह में कुछ पड़ती अंदर दाखिल हुई। नीलम के पास आकर रुकी और थोड़ा सा आगे झुककर इस पर फूंक मारी। फिर तस्बीह को चूमती साइका की जानिब मुतवज्जा हुई। दवा दी बच्ची को? दादो, इसी के लिए ही तो उठा रही हूँ, मगर बेहाल पड़ी है। ये तो 3 दिन हो चुके हैं इस हादसे को। अब तो स्टूडेंट्स
टेस्ट की भी तैयारियां शुरू कर चुके हैं और यह है कि खौफ की लपेट से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही। हद दर्जा कमज़ोर दिल वाक़ई हुई है ये तो, सायका ने मुतफक्किर होते कहा। अरे हट तुझे टेस्ट की पड़ी है, यहाँ बच्ची मर रही है, हट ला दे दवाई। दादो सायका को डपती इसे उठाकर खुद इसकी जगह बैठ गईं। सायका ने गोलियां इन्हें थमा दी और ख़ुद साइड टेबल पर पड़े जग से पानी डालने लगी। नीलम मेरा बच्चा उठ दवा ले ले। दादू ने उसे ज़बरदस्ती बाजू तक थाम कर बिठाया। वो मदहोश सी उठ बैठी थी। दवा लेकर पानी के चंद घूंट गले में उतारते फिर से लेट गई। दादू ताई की कॉल आई थी, बता रही थी कि आहिल अब ठीक होता जा रहा है, खड़े होने में भी कुछ दुश्वारी पेश आती है, जिसका इलाज फिजियोथेरेपी के ज़रिए शुरू करवा दिया है। 1 माह तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सायका इनके हाथ से गिलास थाम कर वापस रख चुकी थी। अल्लाह ताला करम करे, तो अच्छी खबर सुनाई तूने। चलो मैं ज़ोहर अदा करती हूँ, तू बच्चे के लिए कुछ हल्का फुल्का खाने को बना ले। दादो घुटने पर जोर देती उठ गईं। जी दादो, मैं बस इसी काम के लिए जा रही थी। सायकन का हाथ थामे उतरने में मदद देने लगी। सर, मेजर आस सिविल ड्रेस में आम से हुलिये में अंदर दाखिल हुआ। यस कम इन मेजर आस। वो धीमे सी मुस्कान के साथ इसे अंदर आने की इजाज़त दे चुके थे, साथ ही हाथ में मौजूद भारी नीले रंग का फाइल मैं इस पर रख दी। सर डेक। इसका अंदाज सवालिया और बेचैन सा था। ढीली ढाली नेवी ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट में वो बहुत इजलत में दिखाई दे रहा था। डेक को अंडरग्राउंड कर रखा है। वह संजीदगी से बोले। आस पलटने लगा था जब अफसर की आवाज़ पर इसे ठहरना पड़ा। आज बेटा, नींद आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, दिमाग को फ्रेश रखने और होशियार रहने को। उसकी आंखों में सुर्ख डोरे देख चुके थे, वो भी इनकी बात समझ गया। सर, मैं इसका पहरा मुझ पर मज़ीद बढ़ गया है, शक हो चुका है इसे मुझ पर। ऐसे में नींद की परवाह किसे है? वो स्लीव फोल्ड करता आखिर में साइड स्माइल पास कर गया। तो क्या इसने तुम्हें ऑफ़र नहीं दी? वो पुरसोच अंदाज में बोले। अभी तो नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ, मज़ीद डिटेल अगली रिपोर्ट में दूंगा। वो मुसाफिर के लिए आगे बढ़ा। बेस्ट ऑफ लक। ऑफिसर ने हौसला अफजा अंदाज अपनाया। मेजर आस मुरव्वतन मुस्कुराया था। बाहर खड़े एक आदमी से इसने चाबियां ली। वो आधे रास्ते सेल तक मेजर आस के साथ चलता रहा, फिर वापस मुड़ गया। मेजर आस मजबूत कदम उठाता अंडरग्राउंड अहाते में दाखिल हो रहा था। सीढ़ियों में इसके कदमों की मखसूस आवाज़ कुछ बुलंद हुई थी। अंदर गुप्त अंधेरा था, हर चीज़ को अपने अंदर समो लेने वाला अंधेरा। हेलो डेक। लकड़ी की कुर्सी पर दोनों हाथ हैंडल के साथ मोटी रस्सी से जकड़े और दोनों पैर भी कुर्सी की टांगों के साथ बांधे रखे थे। इसका सर झुका हुआ था, लड़का हुआ। मेजर आस को काफ़ी देर तक खामोशी का सामना करना पड़ा। वो आगे बढ़ा और डेक का चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर उठाया। होश में आओ डेक, तुम्हें अभी बहुत से सवालों के जवाब देने हैं। डेक के ज़ख्मी चेहरे पर एक मुक्का रसीद किया। आह को रहा कर इसने मंदी मंदी आंखें खोली, मगर आस आलम की तरफ ना देख सका। इसमें सकत ना थी देखने की। मेजर आस आलम के ऑर्डर पर इसे 3 रोज़ से भूखा प्यासा रखा गया था। आस आलम ने कुछ फासले पर पड़ी पानी की बाल्टी से एक डब्बा भरा और पूरे प्रेशर से डेक के मुंह पर फेंका। वो हड़बड़ा सा गया, फिर खांसने लगा। खांस कर वो दोहरा होता जा रहा था। होश में आ गए हो तो इस असल बात की तरफ आते हैं। वैसे भी मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। आस आलम एक और कुर्सी घसीट कर इससे 1 फीट के फासले पर बैठ गया। वो कुर्सी मोड़कर इसकी बैक डेक की तरफ किए, दोनों तरफ से टांगें निकाल कर बैठ गया और थोड़ी चेयर की बैक पर टिकाए डेक को सर्द निगाहों से घूरा। बताओ, मिनहाज के सऊदीया में कितने क्लाइंट्स हैं? भारत, अमेरिका में भी? बोलो। डेक को करहाने और सर झटकने में मसरूफ़ देखकर वो धाड़ा, मगर वहाँ तब भी खामोशी बरकरार रही। डेक डियर, क्यों अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो? मेरा तुमसे कोई लेन देन नहीं। अगर तुम शराफत से हमें इसके मुताल्लिक तमाम राज उगल दोगे तो आसानी से मारे जाओगे, वरना तड़पा के मारूंगा और मार मार कर ज़िंदा करूंगा। तुम्हारी रूह तक आप पर आबले पड़ जाएंगे। वो गज़बनाक लहजे में बोला। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, मार दो मुझे। डेक की बड़बड़ाहट बहुत हल्की थी, सर भी एक जानिब लटका हुआ था। बात के इख्तिताम पर वो फिर से खांसना शुरू हुआ। तो मैं इतनी आसानी से मार दूं? पागल नज़र आता हूँ मैं? आस तैश में खड़ा हुआ था, साथ ही मुक्कों की बरसात इसके चेहरे पर और पेट पर की। डेक खून उगलता, दर्द से कुर्राता, चीखने लगा था। एक मेजर के ज़बरदस्त पंच पर इसकी हालत बदतर हो चुकी थी। तुम्हें बताना पड़ेगा डेक, वरना तुम मुझे अपने साथ वहशियाना सलूक पर मजबूर कर रहे हो।
आस का लहजा ख़तरनाक हद तक संजीदा था। वो मेरी बेटी को मार देगा। डैक फूली सांसों और खांसने के दरमियान बोला, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे हकीकत सुननी है, महनाज अस्ताक की हकीकत। वो चिल्लाया और पास पड़ी लोहे की रॉड उठाकर डैक के ज़ख्मी कंधों पर वार किया। इसकी चीखें सेल की खाली दीवारों से टकरा टकरा कर वापस आ रही थी। चंद पल तशद्दुद बर्दाश्त करने के बाद वो होशो खिरत से बेगाना हो चुका था। आंखें खोलो डैक। इसने पानी का एक और डब्बा इसके मुंह पर उछाला, फिर एक और सिमट के फर्श पर खून और पानी मिलकर नदी सी बह निकली थी। मगर डैक हल्की सी आंखें खोलकर फिर से मूंद चुका था। मेजर आस ने चीख कर एक टांग इसके पेट पर रसीद करते गुस्सा निकाला था। डैक आगे को होता फिर कुर्सी की बैक पर लटके चेहरे के साथ बेहोश हो चुका था। मेजर आस कुर्सी को ठोकर मारता बाहर निकल आया। बाहर खड़े आदमी ने मजबूत लोहे के दरवाजे पर मोटे मोटे ताले डाल दिए। वो जो अकड़ता था अपने होने पर, आज होना उसका एक अज़ियत है। गार्ड्स ने इसे अंदर जाने से मना कर दिया। आज वो 3 दिन बाद एमएस से मिलने आया। डैक ने इसे चंद काम सौंप रखे थे, उनकी तकमील ही की इत्तला देने वो हाजिर हुआ था, मगर एमएस की तरफ से इसे अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। 1 घंटा बाहर इंतज़ार करने के बाद इसे अंदर बुलाया गया था। अब तो इसे हॉल का रास्ता याद हो चुका था, वरना इतने बड़े प्लाजा की हर मंजिल चेक करना पड़ती। वो हॉल के सिरे पर खड़ा था अपने मखसूस हुलिये में। सामने ही सबसे ऊंचे सिंगल सोफे पर एमएस टांग पर टांग चढ़ाए एक हाथ बैग पर फैलाए बैठा था। आओ ईगल, अंदर आओ, कम इन। महनाज की आवाज़ पर वो हैरान होता अंदर की जानिब कदम उठाने लगा। बूटों की टिक टिक हार्डवुड के फर्श पर साफ सुनाई दे रही थी। एमएस अपनी टांग झिलाता इसे आगे बढ़ता देख रहा था। दाएं बाएं पड़े सोफ़ों पर 5-6 अफराद बैठे थे। इनमें से 3 अरबी रुमाल सर पर लपेटे सफ़ेद टखनों तक कुर्ते पहने थे, जिनके चाक सिले हुए थे। बैठो। एमएस ने इसे अपनी दाएं जानिब पड़े सोफ़े पर बैठने का कहा, जहाँ एक 22-23 साल का लड़का पैंट शर्ट में मलबूस था और एक 40 के लगभग भी इसी लिबास को ज़ेबतन किए था। गोल दायरे में लगे सोफ़े, शीशे की दीवारें, महंगी पेंटिंग्स, रुई जैसा कालीन, जगह जगह बिछे मैट, गोल बड़ी मोटे शीशे की स्टाइलिश मेज़, अरबी सराइयों से डेकोर्ड हॉल बहुत ज़्यादा हसीन था। ये ईगल है। हीरोइन, कोकेन, आइस, ओपियम, भंगम, ट्रैंक्विलाइज़ की स्मगलिंग करता है। डैक ने ये सब इसके ज़िम्मे लगाया था। अब इनमें से एक को तुम इसका पार्टनर बना दो। महनाज ने इन तीनों अरबियों में से दरमियान में बैठे इनके ग्रुप लीडर से कहा। इसने ईगल को सरता पैर देख कर फ़कत सर हिलाया। ये ग्रुप सऊदीया से आया है, अब हमारे साथ यहीं रहेगा, और ये अमेरिका से। इसने ईगल से कहा। ठीक, इसने एमएस को देखते कहा। चलो अब तुम जा सकते हो। ईगल को जाने का हुक्म दिया गया। हम माल का बताने आया था। ईगल मज़ीद बोलने लगा जब एमएस ने टांग नीचे लटकाई और दोनों घुटनों पर बाजू टिकाया हल्का सा आगे झुका। तुम्हें मैंने कहा जाओ। एक लफ्ज़ ठहर ठहर का कहता हुए ईगल को गड़बड़ाने पर मजबूर कर गया। अच्छा सर, वो धीमा सा बोलता वहाँ मौजूद हर शख्स का संजीदा चेहरा देखकर निकल गया। तुम सब अपने अपने होलिये बदलो और डेकिंग स्टार्ट कर दो। असले का काम तुम करोगे, 40 साला अमेरिकन से कहा। एंड यू आर माई राइट हैंड माई फ्रेंड। अरबी ग्रुप लीडर को देखकर उनाबी होठों को फैलाते एमएस जोश से उठकर इससे बगलगीर हुआ था। मुकाबिल का जोशो खिरत इससे भी ज़्यादा था। हबीब, इनमें से जो तुमको बेहतर लगे उसे ईगल के साथ शामिल कर दो। एमएस ने इससे अलग होते 30-32 की उम्र के आदमियों की जानिब इशारा किया। हर्ब करेगा ईगल के साथ काम और साबिर हमारे साथ। हबीब ने फैसला सुनाया। हर रूम, हर कोना चेक करो, कहीं भी खुफिया कैमरा नस्ब है तो बताओ। कौन है जो मेरी प्लानिंग से वाकिफ़ है? एमएस ने कम उम्र अमरीकी लड़के से कहा, जिसे चंद दिन के लिए इसी काम के लिए बुलाया गया था। डिजिटल लॉक्स तोड़ने लगाने का माहिर, खुफिया कैमरों को बेनकाब करना, इन पर से लगाने वाले फिंगरप्रिंट्स लेना और माइक्रो कैमरास एडजस्ट करना, अकाउंट्स हैक करना, प्रोफाइल डेटा जमा करना, ये सब इस लड़के के बाएं हाथ के काम थे। म्यूरिक, तुम मेरे साथ स्टडी में आओ। महनाज कहते साथ कोट का बटन लगाता हॉल से नीचे निकलने लगा। म्यूरिक भी इसके पीछे ही चल दिया था।
एक हफ्ते बाद। आप ही, हम छत पर जा रहे हैं, वहीं ले आइएगा चाय। नीलम 2 मोटी मोटी किताबें उठाए, पेन थामे, कुछ रफ पेपर्स लिए सीढ़ियाँ चढ़ती ऊंची आवाज़ में बोली। अच्छा। सायका की आवाज़ भी चिल्लाती आवाज़ आई थी। ऊपर पहुंचकर चारपाई पर किताबें रखे इसने सुहानी शाम का मंजर देखा। 2 दिन कबल इसका बुखार पूरी तरह से उतर चुका था, मगर खौफ बतदरीज कायम था। इसने साथ वाले घर में झांकने के लिए पास पड़ी ईंट अपने नाजुक गुलाबी होते हाथों से बामुश्किल उठाई। आह की आवाज़ के साथ ईंट नीचे रखी और सुर्ख होती लंबी मखरूती उंगलियां देखी। इन पर फूंक मारती वो ईंट के ऊपर खड़ी हो गई। नीचे झांका जहां टाइगर पुशअप्स लगा रहा था, सफ़ेद ढीली स्लीवलेस शर्ट में मलबूस नंगे पैर। ये भी कोई वक्त है एक्सरसाइज करने का? नीलम ने बड़बड़ाते हुए अपनी छत पर कुछ तलाशने के अंदाज में नज़र दौड़ाई, फिर ईंट से नीचे उतरकर 2-3 मिट्टी बजरी के टुकड़े उठाए और फिर सांप जगह पर आ ठहरी। एक आंख बंद किए इसने छोटे से कंकड़ से निशाना लिया जो ठीक टाइगर की कमर पर लगा। नोकीला कंकड़ दूर से फेंकने पर बुरी तरह से चुभा था। कमर पर हाथ मारता वो सीधा बैठ गया। अब नज़र आसपास की छतों पर ये कार्रवाई करने वाले फर्द को तलाशने लगी थी। जब इसकी नज़र हल्के नारंगी आंचल पर पड़ी और फिर इससे होती हुई मैदे की रंगत और सब्ज आंखों वाली गुड़िया पर ठहर गई। नीलम ने जोशो खरोश से हाथ हिलाया था। टाइगर ने आंखें सुकेड़ कर इसे देखा और फिर दोबारा से अपना सांप का मशगले में गुम हो गया। नीलम ने एक और कंकर मारा, मगर अब की बार वो निशाने पर नहीं लगा। अजीब बदतमीज़ लड़की है, वो बड़बड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ। अपने जॉगर्स एक हाथ में थामे वो नीचे जाने लगा जब नीलम बेख्तियार चिल्ला उठी, प्लीज़ रुक जाओ। इसकी आवाज़ टाइगर के कानों से टकराई थी। इसने सर उठाकर देखा, नीलम भी इसकी जानिब ही देख रही थी। इल्तिजा करती आंखों से रुक जाने की फरियाद करती। उसकी निगाहें इस सर्द मिजाज शख्स के चेहरे का वालेहाना तवाफ कर रही थी। गुड़िया, सायका की आवाज़ पर वो फ़ौरन होश में आती पलटी थी। जी आपी। इसने डिश थामे चारपाई के पास खड़ी सायका को देखा। ये किताबें हटाओ अपनी, क्या फैलावा डाल रखा है, मुझे डिश रखनी है। इसके झिंझलाकर कहने पर इसने फ़ौरन ईंट पर से छलांग लगाई, सारे पेपर्स और किताबें समेटी। क्या झांक रही थी? संजीदगी से पूछा। वो नीलम उंगलियां मरोड़ने लगी। सायका ने इसे घूरा और फिर दूसरी छत पर देखने लगी जहां कोई न था। चलो आओ, चाय पियो और पढ़ाई करो। कल रीड टेस्ट है तुम्हारा और तुम्हें ताका झांकी से फुर्सत नहीं। वो डपटने के अंदाज में बोलती चारपाई पर आ बैठी। जी। वो मनमनाती हुई किताब खोल बैठी थी। इस बार कोशिश क्यों नहीं की तुमने मनहाज? हबीब ने लैपटॉप पर चंद आदमियों की तस्वीर देखते पूछा। वो पैंट शर्ट में मलबूस साफ उर्दू बोलता कहीं से सऊदिया का रिहायशी नहीं लग रहा था। मुझे पता था कि इस बार सिक्योरिटी पहले से भी सख्त होगी। मैंने 2-3 और जामियात में भी कोशिश की, मगर इस बार तमाम फोर्सेस अलर्ट हो चुकी हैं। कोई हमलावर, कोई गार्ड्स अंदर नहीं जा सकता। और सबसे हैरानकुन ये कि इस बार डिपार्टमेंट्स में टेस्ट का इंतज़ाम किया गया है, ना कि बाहर कैंप्स में। अब जामा के अंदर एक एक डिपार्टमेंट में एक हमला आवर भेजना ये एक मुश्किल काम है, जबकि डिपार्टमेंट होते भी फासले पर हैं। एमएस भी लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था, पास पड़ी डायरी का डेटा शायद उतार रहा था। दोनों के बीच मेज़ पड़ी थी। तुम इतनी आसानी से हार कैसे मान सकते हो? हबीब ने लैपटॉप के स्क्रीन पर जमी नज़रें हटाकर महनाज अस्ताक के दिलकश चेहरे की जानिब देखा। हार और मैं? हबीब, मैं इस लफ्ज़ के मायने से अनजान हूँ। यू डोंट वरी। ओरिएंटेशन डे पर 2-3 बंदे जामा में घुस जाएंगे, 5-6 स्टूडेंट्स मारे जाएंगे। खौफ पर तलबा में जड़ पकड़ लेगा। इनको सुकून का सांस तो मैं लेने नहीं दूंगा, महनाज ने सर्द लहजे में कहा। मुझे हैरत है कि वो लड़का पूरा प्लाज़ा चेक करके जा चुका है। कोई कैमरा, कोई वॉइस रिकॉर्डिंग, कुछ भी नहीं मिला। फिर कैसे किसी को तुम्हारी प्लानिंग के बारे में पता चल सकता है? इससे पहले कि एमएस हबीब के जवाब में कुछ कहता, स्टडी के दरवाजे पर नॉक हुआ। कम इन। वसीले तासुरात से इजाज़त दी। सर, हम ईगल जल्दी से अंदर आता बोला। शट अप। तुम बिला इजाज़त स्टडी तक आए कैसे? महनाज गुस्से से दरियाफ़्त करने लगा। सर, हम पहले भी। एमएस ने काटदार लहजे में इसकी बात काटी। पहले की बात और थी, अब की बात और है। पहले तुम डेक की शह पर दंदनाते फिरते थे, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अगर गार्ड्स इजाज़त ना दें तो तुम अंदर नहीं आओगे। नाउ लीव। महनाज पहले इसके चेहरे की जानिब देखकर सख्ती से बोला, फिर जाने का कहकर दोबारा अपने लैपटॉप पर मसरूफ़ हो गया। इस तमाम दौरान में हबीब खामोशी से अपना काम जारी रखे
था। ईगल कुछ खफीफ सा होता जाने लगा जब मैंने इसने इसे पुकारा। तमाम डिटेल्स, पेमेंट्स और दूसरा हिसाब हर को बता दिया करो। आज से तुम इसके अंडर काम करोगे। दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इसका लहजा वार्न करता हुआ था। फिर उंगली से निकल जाने को कहा। ईगल शिकस्ता और अफसरदा कदमों से MS प्लाजा से निकल गया। गुड़िया, तुम्हारी फ्रेंड्स आ गई हैं, जल्दी नीचे आओ, सायका ने सीढ़ियाँ उतरते कहा। वो भी इसकी तैयारी मुकम्मल करके रूम से निकली थी, मगर नीलम अब तक अंदर थी। आई आपी, इसने लाइट पिंक ग्लोव्स होंठों पर लगाते, कानों में मूंग की दाल जैसे जितने टॉप्स पहने और सफ़ेद चमकते मोतियों की स्टाइलिश वॉच उठाए दुपट्टा कंधे पर डाले और सीढ़ियाँ उतरने लगी। इस दौरानिए में वो वॉच पहनकर दुपट्टा शानों पर फैला चुकी थी। सी ग्रीन एंड ब्लैक कंट्रास्ट शर्ट और शेफून के दुपट्टे के साथ ब्लैक चूड़ीदार पजामा पहने वो गज़ब ढा रही थी। ए नीलम, आ गए आ गए। वो तकरीबन भागती हुई आई और राहदारी में पड़े जूतों के रैक से एक डब्बा निकाल कर इससे सैंडल निकालने लगी। गज़ब खुदा का। ए तू पढ़ने जा रही है या शादी पर? दादू उसके पीछे खड़ी चिल्लाई। आज ओरिएंटेशन डे है। नीलम ने झुककर सैंडल चढ़ाई। इधर आ, दादू ने इसे अपने पास बुलाया। वो मुंह बनाती सैंडल पहनकर इनके पास आ खड़ी हुई। अल्लाह नजरे बस से बचाए। दादू ने इसके चेहरे पर ऊपर से नीचे फूंक मारते दुपट्टे इसके सर पर टिका दिया। नहीं लगती हमें नज़र, वो जल्दी से कहती दुपट्टा झटकती बाहर निकल गई। जहाँ एक टैक्सी में इसकी 3 सहेलियाँ पहले से ही तैयार इसके इंतज़ार में सड़ रही थीं और हुस्न की देवी को जलवे बिखेरते देखकर सबको अपने घंटों की मेहनत ज़ाया होती नज़र आई। वक्त पर पहुंचने पर इन्हें ऑडिटोरियम में सेकंड रो में सीट्स मिल चुकी थीं। AC की ठंडक में हल्की म्यूज़िक के साथ इनका इस्तकबाल किया गया। फिर VC आया, उसने नशिस्त संभाली और चीफ गेस्ट के बाद HECQAA कमेटी की टीम अंदर दाखिल हुई। 5-6 अफराद थे। 3 चार्मिंग और 2 कुछ दरमियानी उम्र के थे। पेनकोट में मलबूस कीमती जूते, ब्रांडेड परफ्यूम्स की खुशबू, डिसेंट लुक्स में वो बहुत सब कमाल के लग रहे थे। इन सब ने पहली ही रो की नशिस्तें संभाली थीं। इनकी तरफ बैठने वाला भूरे कंधों तक आते बालों को पीछे सेट किए हुए था। इनकी कटिंग इतनी खूबसूरत थी कि वो सब इसमें बहुत जच रहे थे। इसी रंग की मूछें भी काफ़ी घनी थीं। नीलम को इसकी मूछें ज़रा ना भाईं। कितना डैशिंग बनता है ये, एंड ही इज़ मोस्ट चार्मिंग। वो ओ माय गॉड, कितनी सूट कर रही हैं इस पर ये मूछें, महक ने फिदा होने वाले अंदाज में कहा। बस बस, गांव के वडेरे टाइप लोगों की तरह। महक, ओ महक। नीलम ने फर्जी मूछों को मरोड़ते नकल उतारते इसका नाम लिया है। इसकी इस अदा पर पूरा ग्रुप हंस पड़ा। इनकी हंसी पर आस पास के स्टूडेंट भी सुनी थी। कितनी ही बेख्तियार नज़रें हुस्न के स्पैकर पर जम कर रह गईं, मगर वो भरपूर एतमाद से बैठी मुस्कुराए जा रही थी। तकरीब जारी थी और हर कोई इसको एंजॉय करता अपने मुस्तकबिल के हवाले से बेपनाह ख्वाब देख रहा था। स्टूडेंट्स, देख लिया आपने कि किस तरह हमारी यूनिवर्सिटी ने अपना स्टैंडर्ड इंक्रीज़ किया और पाकिस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में अपनी जगह बनाई। एक बार इस मुल्क के अदब व एहतराम में खड़े हो जाएं। आज हम मौत से बचकर इस ऑडिटोरियम में जमा हैं तो सिर्फ़ इस मुल्क के मुहाफ़िज़ों की वजह से। अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और इसकी सलामती के लिए दुआ गो रहें। एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नेशनल एंथम के एहतराम में अपनी अपनी नशिस्तें छोड़कर खड़े हो जाएं। तमाम स्टूडेंट्स, VC, चीफ गेस्ट्स, टीम मेंबर्स सब खड़े हो चुके थे। तराना शुरू हो चुका था। अगर पूरे ऑडिटोरियम में कोई बैठा था तो वो थी नीलम अबरार। नीलम, तुम्हें नेशनल एंथम नहीं सुनाई दे रहा? महक दबे दबे गुस्से से गुर्राई, मगर वो टांग पर टांग जमाए चुंगम के गुब्बारे फोड़ती बेनियाजी से स्मार्टफोन की टच स्क्रीन पर उंगलियां चला रही थी। सुनाई दे रहा है, कमाल बेनियाजी से जवाब आया था। तो कौमी तराने के अदब में खड़े होना तुम पर फ़र्ज़ होता है। चुपता हुआ सवालिया अंदाज था। बिल्कुल भी नहीं, ये अदब व एहतराम तुमको मुबारक। लापरवाही से जवाब देते एक और गुब्बारा फोड़ा गया। HECQAA कमेटी का वो भूरे बालों वाला मेंबर इसे ही घूर रहा था। इसके तासुरात ऐसे थे जैसे अभी नीलम को उठाकर ऑडिटोरियम से बाहर फेंक देगा। चूँकि वो अगली नशिस्तों में से एक पर खड़ा था, तभी इसने मुड़ कर देखा था। इसकी घूरती आंखें नीलम के दिलकश चेहरे पर जमी थीं। सर्द निगाहों में नागवारी के तासुरात साफ नुमाया थे। ये आंखें वो कैसे भूल सकती थी? स्याह मास्क में से झांकती 2 आंखें इसके सामने झपट से आईं और गायब हो गईं।
घबराइए मत, हम आपके मुहाफ़िज़ हैं। गंभीर बाहरी लहजा इसकी समात से टकराया। खून रगों की आवाज़ें बेसुध पड़ा एक वजूद और धड़ाम की आवाज़ पैदा करती। सेकंड फ्लोर से नीचे घिरी लाश, इसके माथे पर पसीने के कतरे उभर चुके थे, लब कपाने लगे। इसका सैल हाथ से छूट कर गिर चुका था। कान साए साए करने लगे। आंखों में बस वही 2 आंखों का अक्स उभरा था। वो मेंबर कब का सीधा हो चुका था, तराना ख़त्म हो चुका था। सब दोबारा अपनी नशिस्तें संभाल चुके थे। नीलम, तुम्हें क्या हुआ है? लट्टे की मानंद सफ़ेद पड़ते इसके चेहरे को देखकर महक ने पूछा। कुछ नहीं, नीलम ने पसीना साफ करते कहा, साथ ही नज़रें स्टेज पर टिका दी जहां इन्हें आइंदा शेड्यूल से आगाह किया जा रहा था। तमाम स्टूडेंट से दरख्वास्त है, बैक डोर ओपन मत करें, फ्रंट डोर से बाहर जाएं। माइक में गाइड बार बार यही अल्फाज कह रहा था। ऑडिटोरियम अच्छा खासा बड़ा था, ऐसे में 6 दरवाजे पोर्शन वाइज लगाए गए थे, मगर जाने क्यों सिर्फ फ्रंट डोर का इस्तेमाल किया जा रहा था। देखते ही देखते स्टूडेंट कम होने लगे। नीलम, उठो, यहीं बैठे रहने का इरादा है क्या? मैक ने इसका कंधा झंझोड़ा। हाँ, चलो। नीलम की नज़रें अब भी इसी शख्स पर थीं, मगर वो हाथ में थामे सेलफोन पर तेज़ी से उंगलियां चला रहा था। फिर रुक जाता और होंठों पर 2 उंगलियां रखकर सोचने लगता, फिर टाइपिंग स्टार्ट कर देता। नीलम इससे नज़रें बचाती स्टूडेंट्स की बाहर जाने वाली कतार में घुस गई। अभी बाहर निकली ही थी कि आउच! इसके पीछे मौजूद लड़के ने जानबूझकर कोहनी मारी। ओह सॉरी, अब शर्मिंदगी जाहिर कर रहा था। आर यू ब्लाइंड? नीलम चीखी। मैंने सॉरी कहा तो है। लड़के को छेड़ना भारी पड़ा था। ऑडिटोरियम से निकलने वाले चंद स्टूडेंट भी इनकी जानब मुतवज्जा हो गए। पहले जानबूझकर थर्ड क्लास हरकतें करते हो, फिर इसी सड़ी शक्ल से सॉरी करने लगते हो, इडियट। वो अपनी सुनाकर हूँ करती शाने से फैलते दुपट्टे को टिकाती आगे बढ़ गई, जबकि वो खुश शक्ल सा लड़का शर्मिंदा खड़ा ही रह गया। नीलम, हर किसी से पंगे मत लेने बैठ जाया करो, आशी ने नागवारी से कहा। हमें लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं है, वो तब कर बोली। वहशत हो रही थी इसे अपने आसपास मौजूद लोगों से। सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी इसे ही ऐसे देख रही थी जैसे म्यूज़ियम में रखा कोई हसीन संगी मुजस्मा हो। इसे गुस्सा आने लगा। ख्वामखा तैयार हो गई। यार, क्लासेस तो रमज़ान के बाद शुरू होंगी, 3 दिन बाद पहला रोज़ा है, क्यों ना इससे पहले कोई घूमने का प्रोग्राम बना लें, कोई हू टाइप जैसा जगह। बीना ने जल्दी से कहा, मुबादा कोई तल्ख कलामी ना हो जाए। यार, मोहटा प्लेस जाते हैं, ऐसा ज़बरदस्त म्यूज़ियम है और इसके बारे में काफ़ी कुछ सुना भी है, महक ने चहक कर कहा। वैसे भी इसे तारीख से बहुत लगाव था। बातों बातों में वो लोग कॉरिडोर से निकल चुके थे। आगे डिपार्टमेंट्स थे, वही मोहटा पैलेस जिसके बारे में इंग्लिश के सर ने बताया था। लेकिन यार, वो तो हिस्टोरिकल जगह है। 1972 में तामीर किया गया था, 1927 में तामीर किया गया था, फिर बरसगीर की तकसीम के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बना। पहले राजस्थानियों का अड्डा था, फिर म्यूज़ियम में बदल दिया गया। और भी जाने क्या क्या तारीख़ी वाक़यात जुड़े हैं इस जगह से, नीलम उकताए हुए लहजे से बोली। कम ऑन, हिस्ट्री पढ़ने में इतना मज़ा आता है, महक बहस करने के अंदाज में बोली। हा, मज़ा, टू मच बोरिंग सब्जेक्ट। ये लीडर 1887 में पैदा हुआ, 1920 में मर गया, 1900 में अमेरिका पढ़ने गया, 1910 में ये अवार्ड लिया। हिस्ट्री पढ़ने में नहीं डेयर, हिस्ट्री का पार्ट होने में मज़ा आता है। नीलम जैसे मैदान मार लिया था। यार, बहस बंद करो सब और कल का रिमाइंड सेट करो। 2 बजे तक निकलेंगे, 6 बजे तक रश रहता है म्यूज़ियम में, आशी ने कहा। हमारा सेल फोन। नीलम जैसे अभी कोमा से उठी थी। ओ नो यार, ओडी में ही रह गया। याद आने पर वो रोहन सा लहजे में बोली। प्लीज़ नीलम, मैं अब इतना चलकर वापस नहीं जाने वाली। महक ने हाथ खड़े किए। मैं भी सॉरी। दफ़ा हो जाओ सब। सबके माजरत करने पर वो पैर पटकती वापस कदम उठाने लगी। हम अपना डिपार्टमेंट विज़िट करने जा रहे हैं, आशी ने पीछे से हाँक लगाई। जहन्नुम में जाओ, वो चिल्लाती हुई उससे से तेज़ कदम उठाती ओडी की तरफ जाने लगी। कॉरिडोर का सन्नाटा बता रहा था कि तमाम स्टूडेंट्स जा चुके हैं। तुम बहुत खुश्क मिजाज और हद दर्जा के बदज़ौक़ हो मिनाज। हबीब सिगार पीते हुए लकड़ी की कुर्सी पर
टेक लगाए बैठा हुआ बोला। राइफल का मैगजीन चेक करके लगाते एमएस ने सवालिया निगाहों से इसे देखा। वो और हबीब जंगल की तरफ शिकार को निकले थे। हबीब को इतना शौक ना था। म्यूरिक भी असले के काम में मसरूफ़ नहीं आया था। तमाम गार्ड्स गोल दायरे नुमा अंदाज में अलर्ट खड़े थे। अजीब व गरीब जानवरों की आवाज़ें सफ़ेदे और चीड़ के दरख्तों के झुंड में और बुलंद हो रही थी। हल्की हल्की धूप निकली अजीब खौफनाक सा मंजर पेश कर रही थी। यार, कोई अरबी डांस होता है, कोई बैले डांस होता है। हा, तुम्हें पता है अरब औरतें इतना ज़बरदस्त बैली डांस करती हैं कि बंदा मदहोश हो जाता है। आई एम रियली मिस इट, वो शौक़ी से कहता कश पे कश चढ़ाया जा रहा था। यहाँ भी बहुत सी ऐसी खराफात मिलेंगी तुम्हें, लेकिन मेरा मुखलिस मशवरा ये है कि सबसे दूर रहो। एमएस राइफ़ल टारगेट पर सेट करता बोला। सामने ही हबी बैठा था, एक खूबसूरत शेर जो हबीब ने पाल रखा था। अब इसने महनाज को गिफ्ट कर दिया था। हर रोज़ वो एमएस के सामने हबी हबी करता रहता और बताता कि ये इसे कितना अजीज़ है। हबी में मेरा जान बचता है। इसके कानों में हबीब की आवाज़ पड़ी। टाइगर पर इसका दबाव बढ़ने लगा। हबी टारगेट पर था। हबी कश लेता मज़ीद सनफ़ नाजुक के बारे में राय दे रहा था। ठा एमएस की राइफ़ल से निकली बुलेट की आवाज़ काफ़ी ज़ोरदार थी। शाखों पर बैठे ऊँगते परिंदे फ़ौरन आसमान की जानिब उड़ान भरने लगे। आसपास खड़े गार्ड्स ने भी शिकार को अफसोस से देखा। शिकारी तो था ही बेरहम, ज़ालिम और मगरूर। हबीब जैसे सत्ते के आलम में बैठा था। एमएस ने राइफ़ल नीचे की और अनाबी होठों को सीटी के अंदाज में सुकेड़ते तड़पते हुए हबी के पास जा बैठा। अगर वो हबीब का पालतू ना होता तो एमएस के निशाने पर ही चौकन्ना हो जाता, मगर अफसोस आज ही एक जानवर को भी एतमाद की खुशगुमानी ने ले डूबी। महनाज हबी के पास बैठ गया और फिर गार्ड्स को इशारा किया। इसने रिवॉल्वर उछाला। एमएस ने इसे कैच करते ही हबी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया। पूरा मैगजीन खाली हो चुका था। हबीब एमएस की पुश्त को घूर रहा था, मगर वो धुंधली होती जा रही थी। गर्म स्याल इसकी आंखों से बहता चला जा रहा था। एमएस ने उसकी उखड़ी खाल को तेज़ धार चीरे से छील दिया, फिर गोश्त पर मुक्के रसीद करता रहा। चंद कतरे उसकी सफ़ेद तनी गर्दन भी गिरे थे। हाथ घुसाकर शरर की आवाज़ से इसने अंदाज हबी का दिल निकाल लिया। वहाँ खड़े तमाम गार्ड्स इस मंज़र से कराहियत आई थी। इनकी नज़रें ज़मीन पर जम गई थीं। दरिंदा सिर्फ शख्स इत्मीनान से अपने काम में मसरूफ़ था। ये तुमने क्या किया? हबीब सदमे से चूर लहजे में बोला। हबी का दिल अभी तक इसके हाथ में फड़फड़ा रहा था, धड़क रहा था। लाल रंग का मादा इसका पूरा हाथ रंग चुका था। यही नहीं बल्कि खून की नदियाँ इसकी कलाई से होती कहनी तक जा रही थीं, मगर वो गोश्त के इस टुकड़े को दबोचे हुए था। बड़ी बेरहम गिरफ्त थी इसकी। ये मेरा फेवरेट लॉइन था, मेरा चीता। महनाज, कितने दिल से मैंने तुम्हें ये गिफ्ट किया था और तुमने क्या किया? मेरे हबी को मार दिया। क्या मिला तुम्हें हबी को मार के? हबीब की आंखें नम थी, लहजे में तड़प थी। एमएस हंसने लगा, फिर ये हंसी कहकों में बदल गई, फिर कहकों की आवाज़ बुलंद होती चली गई। वहाँ मौजूद हर शख्स को इन खोखले कहकों से वहशत महसूस होती थी। सफ़ेदे के दरख्तों से टकराते कहके अजीब दहशत कायम कर रहे थे। हा, फेवरेट चीता। तुम्हें पता है मेरी फेवरेट थी, मेरी चीती। इस मुल्क के जानवरों ने मार दिया, तब मैं भी बहुत रोया, बिल्कुल इसी तरह, बल्कि तुमसे भी ज़्यादा, मगर किसी को फ़र्क नहीं पड़ा मेरे आंसुओं से, जैसे आज मुझे नहीं पड़ा तुम्हारे आंसुओं से। वो अजीब सी दीवानगी आंखों में सुमें कह रहा था, जब मेरी फ़ेवरेट चीज़ मेरे पास नहीं है तो किसी के पास उसकी फ़ेवरेट चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो फैसला कुन अंदाज में बर्फीले और बेलचक लहजे में कहता उठ गया। अब वो इस कुर्सी पर आ बैठा जहाँ पहले हबीब बैठा था। एक गार्ड पानी की बोतल लाए इसके हाथ धुलवा रहा था तो एक तौलिया पास लिए खड़ा था। हबीब घुटनों के बल बैठे रोते हुए बेसुध उधड़ी खाल और बगैर दिल के शेर को देख रहा था। वो रो रहा था। इसके चेहरे के पास मौजूद बालों को छूते वो गिरियोजारी में मसरूफ़ था। कितने शौक़ से वो इसके बाल कंघी करता था। एमएस छोटे से सफ़ेद तौलिए से हाथ पोंछता मुतमईन सा बैठा, जैसे किसी फ़िल्म का पसंदीदा सीन मुलाहिज़ा कर रहा था। कहते हैं कि वक्त मिट्टी डाल देता है यादों पर, माजी पर। गलत कहते हैं। कई बार सदियां भी बीत जाती हैं, मगर हम वहीं खड़े रहते हैं। ज़ख्म ताज़ा रहता है, खून रसना बंद नहीं होता।
जाने क्यों सदियां गुजरने पर भी वो खून जमता नहीं, बहता चला जाता है। ओडी का ग्लास डोर ओपन करते इसे घबराहट ने आंख घेरा। यूनिवर्सिटी में अभी कदम भी नहीं रखा था कि उल्टी हरकतें शुरू कर दी। अब अगर अंदर कोई ना हुआ हो, ओडी बंद हुआ या किसी ने इसके चुपके से अंदर जाते देख लिया तो न जाने कौन कौन से सवाल सर उठा रहे थे, जिनको इसने लपेट कर साइड पर रखा और अंदर चले गई। चंद सीढ़ियाँ चढ़ते ही इसकी अजली खुद एतमादी लौट आई। अंदर कोई ना था। वो जल्दी से मोबाइल लेकर छूमंतर होने का सोचती इस तरफ चली आई जहाँ वो और महक बैठी थी। यहाँ नहीं है तो कहाँ गया वो? बड़बड़ाती हुई कमर पर हाथ रखे सीधी खड़ी हो गई। ओडी के आखिर में एक लकड़ी का बॉक्स लगा था, किसी ने वहाँ ना रख दिया हो। इस सोच के तहत वो सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर जाने लगी। इसकी दाईं और बाईं तरफ कतार दर कतार कुर्सियाँ ही कुर्सियाँ लगी थीं। स्किन कलर के फोम वाली बॉक्स तक पहुँच गए इसने तलाश किया, मगर वहाँ भी नहीं था। या अल्लाह, कहाँ चले गया? वो रोने के करीब हो गई। पहले ही एक सेल फ़ोन गुमा चुकी थी, इतनी मुश्किल से नया ख़रीदा, अब ये भी। कहीं आप ये तो नहीं ढूंढ रही? काफ़ी बुलंद आवाज़ थी। नीलम की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी पैदा होकर मासूम हुई। पलट कर देखा, इसकी दाएं तरफ वाली कुर्सियों की कतारों में कोने वाली कुर्सी पर दरमियान की कतार में बैठा था। इसने हाथ ऊपर करते कहा। कुर्सी की नशिस्त पर खड़े होने के बायस उसे पुश्त पर खड़े होने के बायस उसे बस उसका हाथ हवा में लहराता नजर आया, जिसमें इसका मोबाइल झूम रहा था। वो भागती हुई सीढ़ियाँ तय करती ओडी के वस्त में आ खड़ी हुई, उसी कतार के सामने जिसकी आखिरी कुर्सी पर वो बरजुमान था, वही कमेटी का मेंबर। उसने सर हिलाकर सर को हल्का सा खम देते नीलम को देखा। ये हमारा है, वो उसके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन की जानिब इशारा करते हुए बोली। इसने टांग पर रखी टांग नीचे उतारी, फिर कोट को झटकते खड़ा हुआ। इसके पास पहुंचते ही वो सीली नज़रों से घूरा। नीलम ने इसके हाथ से मोबाइल लेने को हाथ बढ़ाया ही था, तब अपना हाथ पीछे खींच लिया। इसने नासमझी से इसे देखा, फिर मोबाइल झपटना चाहा तो इसने हाथ ऊपर कर लिया। नज़रें मुसलसल इसके घबराए और झंझलाए चेहरे पर जमी थीं। नीलम ने उचककर मोबाइल लेना चाहा, मगर नाकाम रही। वो बामुश्किल इसके कंधे तक पहुंच रही थी। पूरा ओडी साएं साएं कर रहा था और एंट्री टेस्ट के मनाजिर अभी दिमाग में ताज़ा थे। साथ ही इसका बेरहम रवैया भी याद था। मुर्दा वजूद खून रखें अपने पास, वो गुस्से से कांपती आवाज़ में बोली और साथ ही बकिया सीढ़ियाँ उतरकर ओडी से बाहर जाने के इरादे से तकरीबन भाग रही थी, जब वो इसके पीछे इससे भी तेज़ रफ्तार में सीढ़ियाँ उतरने लगा। ओडी के दरवाजे पर ही इसे जा लिया। नीलम के चेहरे पर खौफ के साए लहराए थे, जबकि मुकाबिल का चेहरा हद दर्जा संजीदा था। वो आगे बढ़ने लगा। नीलम ने उल्टे कदम उठाने शुरू कर दिया। ऐसा लगा अभी अभी वो स्टाफ कॉलोनी के सेकंड फ्लोर पर खड़ी है। वही मंजर, वो पीछे हट रही थी, वो आगे बढ़ रहा था, यहाँ तक कि पहली कतार में लगी कुर्सियों से इसकी टांगें टकराईं। वो पूरी कद से सीट पर बैठने के अंदाज में गिरी। शहद रंग जुल्फ़ों ने अगले कंधे पर ढेर डाल लिया था। साथ ही कुछ शरीर लटों ने आरजियों पर रेशम का पर्दा डाल दिया। वो आगे बढ़ा और कुर्सी की सतह पर शूज़ रखे और एक हाथ हैंडल पर टिकाकर मेजर आस आलम ने इसकी जाने की तमाम राहें मसदूद कर रखीं। जब तुम कौमी तराना पढ़ा जाए तो क्या किया जाता है? भारी आवाज़, संजीदा अंदाज, नीलम की जान हवा होने लगी। एंट्री टेस्ट के तमाम मनाजिर फिल्म की तरह इसकी आंखों के सामने लहराए थे। नाजुक जिस्म का रुआं रुआं सनसना उठा। अदब से खड़े होना चाहिए ना? सख्त लहजे में सवाल करता वो इसका खून खुश्क कर चुका था। जी। इसके गले में फांस सी अटक गई। इसे लगा कि खौफ के मारे इसे अगली सांस नहीं आएगी। गुड, नाउ स्टैंड अप। उंगली से इशारा करते वो पीछे होकर खड़ा हो गया। स्टैंड अप। इसे टस से मस ना देखते हुए वो धाड़ा। नीलम बिजली की सरहद से खड़ी हुई। वहाँ जाकर खड़ी हो जाएं और बुलंद आवाज़ में तड़ाना पड़े। बुलंद आवाज़ मतलब पूरे ऑडिटोरियम में आपकी आवाज़ गूंज होनी चाहिए। नाउ गो। इसके हुक्म पर वह हैरान कुन नज़रों से मेजर आस को देखने लगी। गो। वो एक बार फिर धाड़ा। नीलम दौड़ने के अंदाज में स्टेज तक पहुंची। अब इसकी बुलंद कपकपाती आवाज़ मेजर आस के कानों से टकरा रही थी। वो एकदम सीधा खड़ा था, एक हाथ थाम माथे तक ले जाए हुए इसके हर
अंदाज से वतन के लिए अकीदत और मोहब्बत का एहसास उभर रहा था। तराने के अख्ताम पर इसने एड़ी बजाकर माथे पर टिका हाथ नीचे गिरा लिया। नीलम फ़ौरन नीचे उतरी थी। आस आलम ने एक नज़र इसे सुर्ख होते चेहरे को देखा और कोट के अंदरूनी पॉकेट से सेलफोन निकाल कर इसकी जानिब बढ़ाया। वो थामने लगी जब वो बोला, अपने मुल्क का एहतराम करना सीखें। अगर आज आप इस खुली फ़िज़ा में बगैर रुकावट के सांस ले रही हैं ना, तो ये सिर्फ़ इस मुल्क की मजबूत सरहदों की वजह से है। आप मकरूज़ हैं इस धरती की। ये नखरा और ये गुरूर बहरहाल इस मामले में आप पर जचता नहीं है। इसके अल्फाज ज़्यादा पथरीले थे क्या लहजा? नीलम जांच न सकी। सहल इसके हाथ में अब कपकपा रहा था। इस पर एक तेज़ नज़र डालता वो पैंट की जेब में हाथ डालता ओड़ी से बाहर निकल गया। नीलम के गहरे गहरे सांस लिए और इसके पीछे ही निकल आई। डिपार्टमेंट ऑडिटोरियम के पिछले हिस्से से करीब पड़ता था। पिछले हिस्से में ग्राउंड और चंद दरख्तों के बाद डिपार्टमेंट्स थे। वो भी ओडी के बिल्कुल पिछले हिस्से की जानिब पहुंची ही थी जब इसने मेजर आस को जाते देखा। वो दीवार की ओट में हो गई। मेजर आस जा रहा था। वो एक आम से लिबास में मलबूस आदमी आ रहा था, जिसे कोई माली या चपड़ासी हो। दोनों बिल्कुल पास से गुजरे थे जब फायर की आवाज़ आई। नीलम की चीख हलक में ही दब गई। डर डर कर इसने दीवार से सर आगे निकाले झांका। गोली आदमी के सीने पर लगी थी। मेजर आस रिवॉल्वर वापस पॉकेट में डाल रहा था। फिर गॉगल्स चढ़ाए और ऐसे चलता बना जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं। पीछे नीलम एक बार फिर चकरा कर गिरी थी। मेजर आस ने पलट कर देखा। वो इससे काफ़ी फासले पर था। ऑल डेड, सब मर गए। इत्तला देते ही इसने पावर बटन प्रेस किया और इस बेहोश वजूद पर एक नज़र डालता ताज्जुब से सर झटकता मुड़ गया। इसे बहुत से काम थे। वो जगह जगह रुक कर कमज़ोर दिलों की दिलजोई नहीं कर सकता था। चलें जी, आज के लिए बस इतना ही। बाकी नॉवेल के लिए थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।